हिंदी भाषा में मैंने पीएचडी किया है क्योंकि हिंदी भाषा से मुझे लगाव था और मुझे लगता था इस क्षेत्र में कुछ किया जाना चाहिए। विदेशों में भारतीय संस्कृति की एक अपनी अमिट छाप है, अमिट पहचान है। उन्होंने भारत सरकार से मेरे लिए और समय मांगा और इस तरह 2 वर्ष और बढ़े। जैसे एक लड़की मेरे पास दौड़े दौड़े आई, मुझे शादी करना है मैडम, मुझे हिंदी सीखना है 3 महीने के अंदर, मारवाड़ी परिवार में भारत में मेरी शादी हो रही है, तो और किससे सीखोगी इतनी जल्दी। तो वो इंग्लिश में पूरी स्क्रिप्ट लेके आई कि मुझे आप इसको हिंदी में सिखा दीजिए। तो 2 इसके मतलब एडिशन निकल चुके हैं अभी तक। दिल्ली से विज्ञान भवन में उसका लोकार्पण भी भव्य स्तर पर हुआ था। मोहम्मद रफ़ी के गाने और लता मंगेशकर के गानों को सुनना पसंद करते थे, तो सिर्फ उनका अर्थ समझने के लिए वो हिंदी सीखने आते। मेरा लगाव तो समझ लीजिए आप, वो अशोक वाटिका में जो सीता जी बैठी हुई हैं उस प्रसंग से है। वहाँ के हिंदी संस्थान में गई थी तो वहाँ का कोटेशन था, हिंदी मन में प्रेम जगाए। ऐसे छोटे छोटे से अनुभव रहे। मॉरिशस में भी अच्छा लगा। मॉरिशस में जब मैंने श्रीलंका की बात कही और रामायण के अपने अनुभव सुनाए सीता जी को, तो इतना सनातन धर्म सभा में एक प्रोग्राम था रामायण को लेके ही, तो हम वहाँ गए थे। तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा, मतलब बहुत भावुकता हुई और वो उन सब चीजों में इतने डूब गए। विश्व में आप भ्रमण करेंगे तो लगभग कई देशों में हिंदी है। प्रणाम, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का सीरीज ऑफ द नेक्स्ट भारत एपिसोड 4 में। तो एक कदम अगले भारत की ओर में आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान, सम्मान्य व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ शिक्षिका व ऑथर राइटर, जिन्हें 50 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आपने हिंदी भाषा, साहित्य व भारतीय संस्कृति को देश विदेश कई जगह भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई है। ऑनरेबल डॉक्टर शिरीन कुरैशी मैम। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। नमस्कार सभी को। और कौशिक व्यास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके इस चैनल पे मुझे लिया और हिंदी भाषा के विस्तार के बारे में बात करी। विदेश में कई कार्यक्रमों में मैंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में भाग लिया है। जो कि वैश्विक परिदृश्य में हम देखें तो हिंदी बहुत लोकप्रिय भाषा है। हमारे देश में तो है बोली जाने वाली भाषा, हमारी मातृभाषा है, पर विदेशों में भी जब हम देखते हैं तो बहुत ही उत्साह से लोग, बहुत चाव से लोग इस भाषा को सीखने आते हैं और हमारे हिंदी धारावाहिक देखते हैं, हमारे नाटक देखते हैं, हमारी फिल्में देखते हैं, हमारे भारतीय हिंदी गानों को वो गाते हैं, शास्त्रीय संगीत वो सीखते हैं और अभी वर्तमान में योगा भी वो लोग सीख रहे हैं। तो निसंदेह वैश्विक पटल पर हिंदी बहुत लोकप्रिय भाषा के रूप में है और हर कोई इसको सुनना चाहता है और पसंद करता है। रही संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति भाषा के साथ ही जुड़ी हुई है। तो हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव या सर्वे भवन्तु सुखिन की भावना है और उसके अंतर्गत हम जब देश विदेश में जाते हैं तो वैसे ही वो हमको पहचान लेते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, इसको वो काफ़ी पसंद करते हैं। और मैंने श्रीलंका में 4 वर्ष हिंदी भाषा को लेकर कार्य किया है और भारतीय उच्च आयोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत कोलंबो में मैं 4 वर्ष तक हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार किया है, जिसमें मैंने नवरात्रि, दिवाली और होली, मतलब उनको बिल्कुल भारतीय त्योहारों को, बसंत पंचमी है ना, ये सारे त्योहार मैंने वहाँ मना के दिखाए हैं। नवरात्रि पे गरबा करके करवाया है और साथ में उनके किया भी है। भारतीय संस्कृति से जोड़ा है बिल्कुल, मतलब उनके करीब ले आई हूँ। पहले वो सिर्फ खान पान या वेशभूषा से ही प्रभावित थे, फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा और हमारी और संस्कृति से उनका परिचय बढ़ता गया। तो मैम, आपकी ये प्रेरणादायक इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई? शुरुआत तो कॉलेज या स्कूल के दिनों से आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं उस समय से अपने वाद विवाद है, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेती थी। हिंदी भाषा के प्रति मेरा एक अपना आकर्षण था। मैंने, हालांकि मेरी पढ़ाई साइंस में है, पर हिंदी भाषा में मैंने पीएचडी किया है क्योंकि हिंदी भाषा से मुझे लगाव था और मुझे लगता था इस क्षेत्र में कुछ किया जाना चाहिए। तो उसी कारण वो रुचि बढ़ती गई मेरी। और मेरे घर से मेरी मेरी माता जी से मुझे इसकी प्रेरणा मिली कि हिंदी भाषा और संस्कृति से उनका भी विशेष लगाव रहा है। हाँ, तो जुड़े रहना चाहिए। तो चूंकि बचपन से ही संस्कार आ जाते हैं अपने आप में, तो वो आते गए। और मैम, आज के युग में जहाँ पर अंग्रेजी की तरफ ज्यादा लगाव होता है सभी का, वहाँ पर आपने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपने वहाँ तक ख्याति प्राप्त की है। तो विदेशों में भारतीय संस्कृति को किस रूप में देखा जाता है, आप थोड़ा सा हमें बताएं। विदेशों में भारतीय संस्कृति की एक अपनी अमिट छाप है, अमिट पहचान है। क्योंकि हम प्राचीन समय में देखें तो हमारे यहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि अपने आप में थे। कई विद्वान आकर यहाँ पर अध्ययन करके गए हैं। तो एक मतलब पूर्व से ही हमारा भारत, हमारा देश है ना, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहा है
और यहाँ पे बड़े बड़े शिक्षाविद भी हुए हैं। अब चूंकि आपने जैसा कहा कि वैश्विक पटल पर मतलब किस तरह से हिंदी की वो लोकप्रियता बढ़ी है, तो कई कारण है। चूंकि भारत एक विशाल देश है और लोगों का यहाँ पर जब वो आते हैं तो यहाँ की संस्कृति में रच बस जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, अपनापन महसूस होता है। और हिंदी भाषा की भी सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसमें एक अपनत्व की भावना है। हिंदी भाषा ने दूसरी भाषा के शब्दों को अपना लिया है, समाहित कर लिया है, सीखने में सरल भी होती है, बोलने में मधुर भी लगती है। क्योंकि मैं एक वहाँ के हिंदी संस्थान में गई थी, तो वहाँ का एक कोटेशन था, हिंदी मन में प्रेम जगाए। अच्छा। इतना अच्छा उन्होंने लिख रखा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों डाला, तो बोले हिंदी भाषा ऐसी है कि हम मतलब उससे अपने आप जुड़ जाते हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो हमारा लगाव बढ़ जाता है। और इस तरह से लोग इसको सीखने के लिए भी प्रेरित होते हैं, जानने के लिए भी प्रेरित होते हैं। और अपने आप में भी मैं देखती हूँ कई बार लोग फिल्में देखकर या धारावाहिक देखकर भी सीखते जाते हैं उसको। मैम, आपके पब्लिकेशंस में, आर्टिकल्स में राम कथा का एक विशेष हमें समावेश मिलता है, उस बारे में आप क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे? ये भी एक मतलब उसके मैं आपको बताना चाहूंगी, श्रीलंका गई, उसके बाद में जब मैं वहां पर गई अशोक वाटिका में, अच्छा, तो मेरा एक अपना मतलब मैं जुड़ गई उस चीज से। आप ये मान के चले, वहां पे मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने आप ही राम से और राम कथा से कनेक्ट हो गई। मतलब जब मैं गई वो स्थान मैंने देखा, और जैसा कि श्रीलंका का तो धार्मिक महत्व भी है। हम सिर्फ ये नहीं कि हमारा पड़ोसी देश है, तो धार्मिक रूप से भी हम उससे जुड़े हुए हैं। तो जब मैं वहाँ वो स्थानों को देखा जहाँ सीता जी को रखा गया था, अशोक वाटिका, बड़ा घना जंगल, ये वो, फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस दिशा में कुछ शोध कार्य करना चाहिए। आपका एक विशेष लगाव हो गया। मतलब आपका मैंने एक आर्टिकल भी सीता विरह को लेके पढ़ा था। जी, उसमें आपका विशेष लगाव हो रहा। तो सीता विरह पर मेरी किताब भी जल्दी आने वाली है, सीतायान करके, और जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी। और मैंने उसके वैश्विक संदर्भ में राम में भजन, लोक गीतों में राम, लोक कथाओं में राम, इसके 2 संदर्भ में भी मैं सहायक संपादक रहे। भजन और लोकगीतों में राम, और ऐसा कैसा है लोक कथाओं में राम, तो 2 इसके मतलब एडिशन निकल चुके हैं अभी तक। दिल्ली से विज्ञान भवन में उसका लोकार्पण भी भव्य स्तर पर हुआ था, और उसमें मैं सहायक संपादक, मतलब पूरी एक टीम है उनके साथ जुड़ी हुई रही। अच्छा, तो ऑडियंस अगर उसे पढ़ना चाहे जो आपके द्वारा लिखा गया है, तो वो कैसे? बिल्कुल, वो अमेजन पे तो डली हुई है। अमेजन पे थोड़ी सी मतलब बड़ी है, जैसे आप मान के चलिए 500 पृष्ठों की लगभग पुस्तक है। अच्छा। हाँ, तो आप बेहतर होगा कि आप लाइब्रेरी में उसको पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई जगह लाइब्रेरी, पुस्तकालय में हमने भेंट की है उसको। अच्छा, मैम, आपने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, हिंदी का प्रतिनिधित्व किया है, तो उस वक्त में ऐसा क्या क्षण रहा जो यादगार बन गया या प्रेरणादायक बन गया? बहुत अच्छे क्षण रहे हैं। मतलब कोई एक घटना स्मरण में नहीं, बहुत सारी है। जैसे हमने मतलब उनको हिंदी सिखाई, तो कई बार क्या होता था कि हमारा बोलना क्या होता था, उनका समझना क्या हो जाता था, तो वहाँ पे भी एक स्मरणीय बात हो जाती थी। क्योंकि मजेदार चीजें हो जाती थी। फिर जैसे एक लड़की मेरे पास दौड़े आई, मुझे शादी करना है मैडम, मुझे हिंदी सीखना है 3 महीने के अंदर, मारवाड़ी परिवार में भारत में मेरी शादी हो रही है, तो और कैसे सीखोगी इतनी जल्दी? तो वो इंग्लिश में पूरी स्क्रिप्ट लेके आई कि मुझे आप इसको हिंदी में सिखा दीजिए। मैंने कहा भाषा को सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर जल्दी सीख जाओगी। और ऐसा रहा। फिर एक बार हम मिस्र में गए। मिस्र में चूंकि मैंने होली का एक प्रोग्राम वहाँ पे बताया था, मिडिल ईस्ट में मतलब इतना भारतीय संस्कृति तो जानते हैं, वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर जैसे उन्होंने उसका अनुभव नहीं लिया। फिर मैंने पीपीटी पे उनको प्रोग्राम दिखाया था, होली का बहुत सुंदर सा प्रोग्राम बना के दिखाया था, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। पर वहाँ मैंने एक बात देखी कि वो आधे का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मान लो जैसे 60 है ना, तो क बोलने में हाँ, जैसे हमने बोला 6 की जगह हमने बोला छक्का लगा दिया क्रिकेट के मैच में, या अपन ने ऐसा बात करी, है ना, तो वो आधे का प्रयोग उनको बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे हमने 100 रुपए का नोट दिया उनको, तो 40 का सामान लिया, तो वापस मैडम 60 बचा है आपका, 60। अच्छा, ऐसा। तो ऐसे छोटे छोटे से अनुभव रहे। मॉरिशस में भी अच्छा लगा। मॉरिशस में जब मैंने श्रीलंका की बात कही और रामायण के अपने अनुभव सुनाए सीता जी को, तो इतना सनातन धर्म सभा में एक प्रोग्राम था रामायण को लेके ही, तो हम वहाँ गए थे, तो उन लोगों को इतना अच्छा लगा, मतलब बहुत भावुकता हुई, और वो उन सब चीजों में इतने डूब गए कि वो मतलब बहुत देर तक मुझे सुनते रहे, और आगे भी कि वास्तविक दृश्य उनके सामने उनके मतलब उसमें आ गया, सामने आ गया उनके। तो बहुत अच्छे अनुभव रहे हिंदी भाषा सीखने के, और शौकीन थे लोग, सीखने आते थे। कई बड़े वहाँ के बनते जी जिनको साधु कहा जाता था वो सीखते थे, मॉडल, अभिनेता, बच्चे, बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी का एक ग्रुप था
मोहम्मद रफ़ी के गाने, लता मंगेशकर के गानों को सुनना पसंद करते थे, तो सिर्फ उनका अर्थ समझने के लिए वो हिंदी सीखने आते थे। ऐसा। मतलब इस लेवल के हाँ, फैन रहे हैं वहाँ इस पे। लेवल के तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा अपने आप में, और मैं भारत सरकार की शुक्रगुजार भी हूँ कि मुझे इतने अच्छा अवसर दिया कि मैं वहाँ पे जाके अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ा सकी और रामायण से जुड़ सकी और उस संदर्भ में कुछ कार्य कर सकी अपने। आपने लगभग में 8 से 10 देशों हाँ। में भ्रमण किया है हाँ। हिंदी भाषा को लेकर, हम्म। तो वहाँ के विभिन्न प्रकार के अनुभव रहेंगे, कोई एक ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहें? हाँ, अनुभव तो बहुत सारे रहे हैं मेरे, और जैसे हम अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में विश्व ज्योति करके एक हिंदी का समूह बना हुआ है, तो वो लोग भी सब मतलब बहुत उत्सुकता से सुनने आए कि भारतीय संस्कृति के प्रति हाँ, मतलब लगाव तो लगाव तो विदेश में। है विदेशों में। मतलब मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैं उन देशों की बात करूंगी, जैसे अजरबैजान गए, वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ पे भी सब हिंदी सीखने को उत्सुक बैठे हुए, सीखना चाह रहे, समझना, मतलब वो चाह रहे कम, मतलब हम गए हैं तो कोई कार्यशाला हम आयोजित करके उनको थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से पढ़ाएं और कुछ उनको समझा के जाएं, कुछ सिखा के जाएं, तो ऐसे कई यादगार पल रहे जब वो सीखने को उत्सुक दिखे और हटना ही नहीं चाहा। कई बार ऐसे मौके आ जाते थे, मुझे 5-5, 6-6 घंटे हो जाते थे, फिर मुझे लगता था मैं थोड़ा सा उनका मन ही नहीं हाँ, भरता उनका होगा। मन नहीं भरता था। श्रीलंका में जो भी आता था, मैंने सोचा मैं वहाँ की भाषा भी सीख लूँ थोड़ी, पर वो अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि वो लोग आके हिंदी में बात करने लगते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। और तो ऐसे कई बहुत हिंदी की सारे एक अपनी पहचान है पहचान। विश्व लेवल पे। मैम, आपके द्वारा 200 लोकगीत जो संग्रहित किए गए हाँ, हैं, हाँ। उसमें से कोई एक ऐसा गीत जो आप अभी साझा करना चाहें हमारे साथ? वैसे तो मुझे अपने यहाँ का ही पसंद है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, पर फिर भी बहुत बाहर सारे, का। हाँ, एक बुंदेलखंड का भी बहुत अच्छा गीत था, जो सीता जी खड़ी हुई हैं, राम स्वयंवर के लिए जा रहे हैं, और मतलब बगीचे में जब उनका मिलना होता है, देखना होता है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। पर अभी मैं बुंदेलखंड वाला तो मुझे इतना ध्यान नहीं आ पा रहा, एक चारों मैं आपको अखियाँ दूसरा, लड़ी के लड़ी हाँ, रह चारों गए। अखियाँ लड़ी के लड़ी, वो भी बहुत अच्छा है। और एक श्री राम के जन्म के समय का भी है, कौशल्या माता है कि सिया के कौशल्या के बालक राम, सिया के मालक राम, है ना, दशरथ के राजा राम, ऐसा करके भी एक भजन बहुत अच्छा है। और एक और है अभी कि नित्य राम नाम बोलो, राम नाम बोलो, हरि नाम बोलो तुम, सुबह शाम 8 पहर हरि नाम बोलो तुम, है ना, नित्य काम के बाद बोलो तुम, राम नाम बोलो तुम, राम नाम बोलो तुम। तो इस तरह से एक और भजन है ये, और ये भी मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा कि राम को मन के अंदर बसा लो तुम, राम की लीला को दिल में बसा लो तुम। तो वो मिथिलेशन की गुप्त की पंक्तियाँ आती हैं कि राम तुम्हारा चरित्र ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो इस तरह का मेरे साथ भी वाक्य हुआ कि मैंने जब से श्री राम पे लिखना शुरू किया है, तो मेरे अपने अंतर्मन को भी बहुत सुखद अनुभूति हुई है। अच्छा, एक हाँ, अलग अलग ही अनुभव- अनुभूति रही है, जिसको मैं हो सकता है मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ अपने शब्दों में, पर बहुत ही अच्छा मेरा अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव रहा है। अच्छा, तो मैम, रामायण के अध्ययन के दौरान आपका सबसे प्रिय प्रसंग कौन सा रहा? प्रिय प्रसंग तो मुझे, मेरा लगाव तो समझ लीजिए आप, वो अशोक वाटिका में जो सीता जी बैठी हुई हैं उस प्रसंग से है, जहाँ पे त्रिजटा पहरा दे रही है, उनकी रक्षा कर रही है, वो अपने पति का हाँ, इंतजार पति का इंतजार कर रही हैं। वो प्रसंग मेरे दिल के करीब है। आपने और विजिट किया था हाँ, वहाँ, तो इसलिए और आप दूसरा connect हो गए। मुझे सीता जी का वो विवाह का प्रसंग भी बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो स्वयंवर के लिए, मतलब उसके पूर्व वो देखते हैं एक दूसरे को, तो वो प्रसंग भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर तीर लग जाता है और राम का उनके लिए विरह, जो वेदना रहती, राम की वेदना, अपनी वेदना को भाई के लिए प्रकट करते हैं वो, तो एक अच्छा, लक्ष्मण हाँ, जी को लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं जब, हाँ। और संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी जाते हैं, जी, है ना, तो उस दौरान जब वो एक वेदना प्रेम उनके प्रति। प्रेम अपने छोटे भाई के लिए जो वो प्रकट करते हैं, तो वो प्रसंग भी अच्छा लगता है मुझे, बहुत करीब से लगता है। और बाकी तो है ही सही, पूरी रामायण में कहीं ना कहीं आपको सीखने का अवसर ही है, क्योंकि आज के समय में उसकी प्रासंगिकता भी बढ़ गई है, और राम का चरित्र जो आदर्श के मापदंड पर है, यहाँ छोटे भाई के प्रति प्रेम, पिता के वचन को निभाने के लिए जाना, सीता के प्रति अपना पति धर्म निभाना, ये सबसे अच्छी बात लगती है। और ऐसे मतलब छोटे छोटे से सौतेली माँ के वचन को भी पूरा करना, मतलब सौतेली माँ का पिता को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वो चले जाते हैं, और अगर वो नहीं जाते तो वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं बन पाते। तो मतलब कहीं उनका त्याग, उनका संघर्ष, है ना, एक आम आदमी के जीवन के संघर्ष को भी उन्होंने जो चरितार्थ किया है कि संघर्षों से संघर्षों से घबराना नहीं, आपको सामना करना है। तो मतलब पूरा चरित्र कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा ही देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, भातृत्व की भावना, देशभक्ति की भावना, केवट सबरी प्रसंग देख लो आप उनका,
है ना। तो समरसता की भावना भी आपको दिखाई देगी। मतलब कौन सी चीज ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में कि वो चीज छूट रही है हमसे। मतलब संपूर्ण हाँ, जगत राम संपूर्ण में समाया जगत में समा गया। है। अच्छा अच्छा मैम, थोड़ा सा हम इस लाइन से वो करते हैं कि अगर आपको शिक्षा जगत में संपूर्ण पावर दे दी जाए तो आप मतलब क्या बदलाव या चेंजेस लाना चाहेंगे? थोड़ा सा चेंजेस तो ये लाना चाहिए कि शिक्षकों पे जो अतिरिक्त भार दे दिया जाता है, मतलब उनका मूल ध्येय है शिक्षा का अध्यापन करवाना, है ना। तो शिक्षकों को अतिरिक्त इतनी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि वो मूल लक्ष्य से वो बेचारा भटका हुआ लगता है कई बार, और अपने बच्चों के साथ भी उतना इंसाफ नहीं करता हुआ दिखाई देता है। तो जहाँ तक है कि शिक्षक और बच्चे उनको कनेक्ट हाँ उनको आपस में कनेक्ट रह जाए, मैं मतलब ये बात बिल्कुल चाहूंगी। और बच्चों के अभी तो नई शिक्षा नीति लागू हुई है जो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, कोई उसमें तो कोई वो नहीं है, बच्चे अच्छे से उसको ग्रहण कर रहे हैं, व्यवस्थाएं सुधरी भी हैं शिक्षा जगत की। अच्छा, तो उससे मैम जो नई शिक्षा नीति उससे बच्चों में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा? हाँ मिल रहा है ना, क्योंकि उससे ऐसा हुआ कि जो उनका अध्यापन का एक अतिरिक्त बोझ या भार था उसमें थोड़ी सी कमी आई है, और बच्चे सहज उसके जो मानसिक एक दबाव था वो कम हुआ है बच्चों पे अपने इंटरेस्ट हाँ, के हिसाब से। तो इंटरेस्ट के हिसाब से भी बच्चों में जागरूकता भी बढ़ी है विषय के प्रति, मतलब बच्चों का विस्तृत आधार मिल रहे हैं बच्चों को कि आप इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो ऐसा। तो मैम इस हिसाब से आप भारत का आने वाला भविष्य कैसे देखते हैं मैम, क्या देखते हैं? भारत का भविष्य तो बहुत ही मतलब ये देखा जाएगा वैश्विक पटल पे तो भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी में है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और हिंदी भाषा मेरी तो मतलब दिली ख्वाहिश समझ लो या इच्छा समझ लो कि इंटरनेशनल कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को मातृभाषा का दर्जा प्राप्त हो और हिंदी सब बोलें, ये निवेदन भी है कि ठीक है सभी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात है, ग्लोबल विश्व में इंग्लिश की अपनी पहचान है, पर हिंदी का हमारी मातृभाषा होने के साथ हिंदी की लोकप्रियता भी चरम पर है। आप कहीं पे भी जाओ हिंदी में एक ना एक दो लोग आपको बात करते दिख जाएंगे, टैक्सी वाला बात करते हुए दिख जाएगा, है ना, हाँ लोकल लोग बात करते हुए दिख जाएंगे। अभी मतलब मैं कई जगह देखती हूँ तो हमारे धारावाहिक उनकी अपनी भाषा में अनुवाद से चल रहे होते हैं, कई बार ट्रांसलेशन से चल रहे होते हैं, या फिर हिंदी में भी वो लोग सुन रहे होते हैं क्योंकि नीचे सबटाइटल चल रहे होते हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ी अपने आप में है। आप देखिए गाने भारतीय गाने बजते रहते हैं, है ना, कहीं पे भी जाएंगे तो कोई ना कोई हमारे किसी चीज पसंद को लेकर बात कर लेगा। तो हिंदी के साथ साथ योगा और दूसरी चीजें भी बढ़ी हैं भारत में, भारत से बढ़ गई है मतलब विदेशों में, मतलब एक अलग ही प्रभाव रहा है भारत का हमेशा विश्व पर, और अभी भी अपने निरंतर जारी बढ़ता जा रहा है, अमिट छाप छोड़ता जा रहा है, क्योंकि अब और बढ़ ही है वो चीजें। अभी क्या इंटरनेट का जमाना हो गया है, ऑनलाइन का जमाना हो गया, तो अब भाषा को और मतलब आप ये कह सकते हैं एक्सप्लोर करना जिसको हम कहते हैं तो और हो गई है, क्योंकि कई कोर्स आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, कई छोटे छोटे प्रोग्राम रहते हैं तो लोग उससे भी सीख रहे हैं, ये रहता है, और संस्कृति को भी जान रहे हैं। तो मैम आपकी जो शोध रहे हैं, लेख रहे हैं, कृतियां रहे हैं, उसमें सबसे दिलचस्प आपको क्या लगा और आपके लिए सबसे दिलचस्प क्या रहा उसमें? शोध में तो मुझे 2-3 शोध तो मेरे बहुत करीब हैं। एक तो लंका में राम करके मैंने लिखा था, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा, जैसे सीता जी के एक न्याय का मंदिर है वहाँ पे, ऐसा माना जाता है यहाँ पर न्याय होता है। फिर राम बोड़ा करके हनुमान जी की एक जगह है वो भी है, और ये तो करीब है ही सही। और हिंदी भाषा को लेकर भी मैंने एक मेरा बहुत प्रसिद्ध लेख रहा जो स्मारिका में, विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था, तो उसमें स्मारिका में प्रकाशित हुआ था वो, और हिंदी भाषा को लेके ही लिखा था मैंने। और वहाँ के जितने भी हिंदी के जो प्रकांड पंडित के लिए यहाँ, वो लोग बहुत अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, मॉरिशस में भी आप जाएंगे तो अच्छे से हिंदी बोल लेंगे। अच्छा, हाँ। और बहुत से जितने देशों में मैंने यात्रा करी है तो वहाँ पे पढ़ने वाले रूस में, देखिए आप रूस में था हिंदी का मुझे हमारे साथ घुमाया उनने पूरा हमको हिंदी का पूरा बताया। हाँ, रशियन लड़के ने, वो हिंदी सीख रहे थे और सब समझ के बिल्कुल बात करी, बिल्कुल ऐसा कहीं महसूस ही नहीं होने दिया कि ये हिंदी नहीं जानते या। तो जैसे मैम विश्व के स्तर पर तो हिंदी का इतना प्रभाव रहा है, वहीं भारत के अंदर जब हम देखते हैं तो हम अपने स्टेट्स में हिंदी को लेके, भाषा को लेके जो विवाद हो जाते हैं, अपने ही लोग लड़ लेते हैं, उस बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहेंगे? वही है, थोड़ा जब विश्व में इतना हिंदी अपना स्थान बना चुकी है तो ये थोड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं हम, कि कहीं अगर कोई हिंदी भाषा को लेकर विरोध करता है या आज भी हम उसको अपनी मातृभाषा का मतलब राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकार कर पाए हैं, तो ये दुखद स्थिति थोड़ा इसमें थोड़ा सा विचारपूर्ण है। हाँ, मतलब ये है कि जब 22 राज्यों में बोली जा रही है ना, विश्व में आप भ्रमण करेंगे तो लगभग कई देशों में हिंदी है, कई देशों में हिंदी के पाठ्यक्रम चल रहे हैं, हिंदी बोली जा रही है, यूनिवर्सिटी में हिंदी एक विषय के रूप में है, कई हिंदी विभाग भी है, ये बहुत बड़ी बात है।
तो मतलब इतनी जगहों पे जब हिंदी चल रही है, हिंदी सिखाने की संस्थानें चल रही हैं, तो फिर कुछ एक राज्यों में मतलब होना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो बहुत प्राचीन भाषा, उनका ये मानना है, कई जगह माना जाता है कि दूसरी भाषाओं को वो प्राचीनता का वो मान रहे हैं। ठीक है, वो भी प्राचीन रही है, पर हिंदी क्या संस्कृत से आई है, तो एक लंबे समय से बोली जाने वाली हमारी भाषा है, वर्षों से हम उसको बोल रहे हैं और सबसे ज्यादा राज्यों में बोली जाने वाली है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाए, संपर्क भाषा के रूप में आप में हिंदी से ही बात करेंगे सब। अच्छा, तो मैम जैसे जो कुछ लॉ डिपार्टमेंट में भी इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग होता है न्यायाधीश के यहाँ पर, तो अगर उसे भी हिंदी में, हाँ, जैसे आप देखोगे रेलवे ने अपने टिकट में हिंदी को प्रयोग करने लग गए हैं, अभी 8-10 साल में, है ना। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इस दिशा में हिंदी को एक मतलब सभी जगह, जैसे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में आप देखो पाठ्यक्रम हिंदी में आ गए हैं। विगत मतलब 8-10 वर्षों में हिंदी भाषा को लेकर लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, और मतलब कहीं ना कहीं लोग हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा हर तरह से अपनाने लगे हैं। मतलब हो सकता है पहले वो पढ़ाई के दौरान सोचते थे इंग्लिश भाषा से ही, कोई माध्यम से ही मतलब वो आगे बढ़ सकेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। भाषा भी आपको उतने, मुझे देखिए, अब हिंदी भाषा ही विश्व पे ले गई, वैश्विक पटल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले गई, तो ये कितनी बड़ी बात रही। उसी से आपने 50 से अधिक ख्यातियां और हिंदी से पुरस्कार प्राप्त करे। मतलब हिंदी भाषा ने मेरा मान बढ़वा दिया हर चीज में, मैं तो ये मान के चलती हूँ। अच्छा मैम, तो जैसे रामायण का जब अध्ययन रहा, तो उसमें मतलब अगर एक शब्द में हम आपसे सार जानना चाहें रामायण का, तो आप क्या बताना चाहेंगे? रामायण का तो वैसे एक शब्दों में तो बहुत मुश्किल प्रश्न है ये पर विश्व बंधुत्व हम कह सकते हैं कि बंधुत्व की जो भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना, सबको साथ लेके चलने की भावना, वासुदेव कुटुंब की भावना, और सभी को सर्वधर्म के लिए जो उनके मन में एक सम्मान था कि छोटा को छोटा नहीं समझा उन्होंने, या बड़े को बढ़ाया नहीं, तो मतलब एक समभाव और राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति, मातृभूमि के लिए, तो ये मतलब ये बहुत कुछ प्रेरणादायक या हमको सीखने लायक है। देखा जाए तो मतलब पूरा जीवन एक व्यक्ति अपना उसके ऊपर समर्पित कर दिया। अच्छा मैम, भारत के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा तो बहुत, युवाओं की ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है, अच्छा है, और हर दिशा में वो, आज हमें बस युवाओं से यही अपील है कि वो हर दिशा में, हर क्षेत्र में अपना देश का नाम रोशन करें और भारत का वैश्विक स्तर पे मान बढ़ाएं, और हर क्षेत्र में, कोई जिस क्षेत्र में भी जाए, पूरे जुनून जज्बे मतलब उसको कायम रखें, अपने जुनून से बात करें, जज्बे को रखें, पूरा दिल सीखने की लगन, जिसको हम कह सकते हैं, लगन से करें, समर्पित होके करें, तो निसंदेह उनको उस क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। और युवाओं पे तो पूरा देश का भविष्य कर्णधार है, भावी हमारे, आप पे पूरा देश का भविष्य टिका हुआ है, आप एक सही दिशा में उसको ले जाएं, और जिसपे कि हम सबको गर्व महसूस हो और देश का नाम रोशन हो। अच्छा मैम, जनता जानना चाहती है कि मतलब आपकी इस सफर की शुरुआत कैसे हुई और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, वहां तक मुकाम जो आपने हासिल किया है, तो सफर कैसे तय हुआ? ये भी एक अजीब वाक्य है। क्या हुआ, एक बार एक पेपर में विज्ञप्ति निकली हिंदी भाषा के लिए, मतलब हिंदी शिक्षक, लॉन्ग टर्म, जिसको लॉन्ग टर्म हिंदी चेयर भी कह सकते हो आप, या दीर्घकालिक हिंदी शिक्षक का चयन किया जाना था पूरे भारत से। मतलब मैंने उसको हिंदी भाषा में मेरी रुचि बहुत ज्यादा होने के कारण उसको शौकिया तौर पे भरा। अच्छा, कि हाँ चलो कुछ करते हैं हिंदी की दिशा में, अगर हुआ तो, ऐसा करके भर दिया। 8-9 महीने बाद मेरा उसमें चयन हुआ, और इस तरह भारतीय उच्चायोग, मतलब विदेशों में जो उच्चायोग होते हैं भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो, तो भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में मेरी प्रतिनियुक्ति हुई। तो मैं अपने यहाँ से वहाँ 2 वर्ष के लिए गई थी। फिर वहाँ के लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने भारत सरकार से मेरे लिए और समय मांगा, और इस तरह 2 वर्ष और बढ़े। तो 4 वर्ष तक मैं हिंदी से वहाँ पे लोगों को हिंदी में सेवाएं दी। हिंदी के मैंने कई जगहों पर हिंदी भाषा को लेकर केंद्र खुलवाए, और हिंदी सिखाई भी सही, हिंदी के प्रोग्राम भी बनाए, और संस्कृति से भी जोड़ा। साथ में लोगों को भारतीय संस्कृति से भी जोड़ती गई मैं, कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर दक्षिण भारत से जुड़े हुए थे, उत्तर भारत का उनको ज्यादा मालूम नहीं था, इधर तक पहुंचे नहीं। फिर मैंने उनको बड़े बड़े, जैसे रामचरितमानस है, तुलसीदास जी का, सूरदास जी के, और बड़े बड़े जो हमारे कवि लेखक हुए, प्रेमचंद जी, और इन सब के साहित्य को से उनको ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करी, जिससे वो जान सके कि भारतीय परिदृश्य क्या रहा है, और भारतीय पृष्ठभूमि क्या रही है, और भारतीय त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, भारतीय त्योहारों पर क्या होता है। इस तरह से मैं उनको जोड़ती गई, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, सबसे।
अच्छा, तो मैम फिर आगे का लक्ष्य आपका? आगे का लक्ष्य यही है कि और कभी मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो मैं हिंदी भाषा की सेवा के लिए अवश्य जाना चाहूँगी। मैं अपने यहाँ पे भी बच्चों को उनकी बारीकियाँ बताती, क्योंकि यहाँ पर हिंदी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे जानते हैं। पर फिर भी मुझे जब भी अवसर मिलता है शिक्षकों को या बच्चों को, तो मैं उनकी बारीकी और मानक हिंदी का कैसे प्रयोग किया जाए वो बताती हूँ, उसका उच्चारण किस तरह किया जाना चाहिए वो बताना पसंद करती हूँ, और हिंदी से जुड़ी कई तरह के तथ्य उनको समझाती हूँ। अच्छा, तो मैम जैसे आपने विभिन्न दायित्वों पर निर्माण करते हुए इस सफर को तय किया है, तो सबसे प्रमुख ऐसा कौन सा स्थान रहा या कौन सा दायित्व रहा जिसको आपको गर्वान्वित महसूस करवाया उसको निभाते हुए? एक तो मुझे ये था कि हिंदी का मैंने वहाँ पर एक सम्मेलन करवाया था, फिर कवि सम्मेलन कभी नहीं हुआ था। अच्छा, विदेशों हाँ, में? हाँ, विदेशों में। तो मैंने 2-3 जगह वो कवि सम्मेलन भी करवाए, और किस तो तरह से कवि छंद यहाँ से कविताएं भारत लिखी, से बुलाए गए थे? वहाँ के लोगों को भी सीखना सिखाया। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ से भी जो अगर आना हुआ तो कुछ लोग रहे हैं जो आए हैं, तो उस समय में ही किया वो, ताकि वो जान सके किस तरह से कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है, वो कैसे बोला जाता है, छंदों का प्रयोग कैसे किया जाता है, या हर रस पे अपनी एक कविताएं कैसे होती है, वीर रस की अलग होती है, हास्य रस की अलग होती है, श्रृंगार पे अलग लिखा जाता है। तो उनको बहुत आनंद आया। तो एक तो ये बहुत ही अच्छा अद्भुत मेरा वो रहा। और फिर होली क्योंकि उन्होंने नहीं मनाई थी, अच्छा, कभी तो होली खेली? फिर मैं रंग यहाँ से लेके गई, मेरा भारत से रंग लेके गई स्पेशली। और फिर वहां पे जाकर जब पानी और रंग और उसके साथ थोड़ी मिठाई वगैरह कि किस तरह से होली मनाई जाती, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। एक बसंत पंचमी का भी अच्छा अनुभव रहा। पीले पीले कपड़ों में सब आए, पीले फूल लेकर आए, पीला सरस्वती माता को चढ़ाने के लिए वो लाए, सरस्वती वंदना याद करके आए। तो अच्छा लगा, मुझे भी बहुत बेहतर अनुभव रहा, सुखद अनुभूति कह सकते हैं जिसको, कि अच्छा लगा कि हम उनको कुछ बता के जा रहे हैं, कुछ अपनी संस्कृति की पहचान करवा जा रहे हैं। अब देखिए, मैं आ तो गई, ऊपर अभी भी वहाँ पे नवरात्रि पे गरबे होते हैं, दिवाली मनाई जाती है ना, प्रदूषण रहित दिवाली मनाते हैं, पर मनाते हैं, दिए जलाते हैं, सब करते हैं। उसके बाद में होली आज अभी तक मन रहा है, और बल्कि कई जगहों पे होली मनाने लग गए, मतलब आज भी वो जुड़े हुए हैं? बसंत पंचमी भी मनाते हैं, सभी चीजें। और मैंने श्रीलंका हिंदी समाचार एक पत्रिका निकाली थी वहां से। अच्छा। हाँ, शुरुआत की जैसे कि सारे श्रीलंका में हिंदी के समाचारों को उसमें बताया जाता था कि कैसे श्रीलंका में हिंदी के क्या क्या गतिविधियां हो रही है। और ये प्रयास एक ऑनलाइन पत्रिका भी निकाली, श्रीलंका हिंदी समाचार अभी तक चल रहा है, अभी भी निकल रहे हैं उसके। तो अभी उसको संपादक वहाँ पर जो भी मतलब बाद में वहाँ लोकल, हाँ, वहाँ के जो स्थानीय रहते हैं शिक्षक, वो लोग निकाल देते हैं उसको। या भारतीय जो ICCR में अभी स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र बोलते हैं, SVCC, तो उसमें जो भी निदेशक वगैरह जाते हैं वो कर देते हैं। या जो हिंदी को जो 4-5 अध्यापक है वहाँ पर, उनमें से कोई उसका संपादन कार्य का भार सौंप दिया जाता है। मतलब सब इस तरह से सिखा के आई हूँ कि वो अनवरत रूप से जारी है, आज भी जारी है। हाँ। और एक हिंदी मित्र मंडल बनाया था मैंने, सारे हिंदी प्रेमियों को जोड़ा था वहाँ पे, कोई गीत गाने वाले, तो कोई मतलब लिखने वाले, लेखन वाले, रचनाएं वाले, तो कोई किताबें बहुत लोगों ने लिखी वहाँ पे भी, अनुवाद, हाँ, हिंदी में अनुवाद भी बहुत हुआ है, किताबें भी लिखी है। तो कई लोग मतलब हिंदी के अच्छे विद्वान कह सकते हो आप, और तो लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो मैम इतने सारे देशों में से मतलब सबसे ज्यादा आप कनेक्ट श्रीलंका में? हाँ, श्रीलंका में मुझे ऐसा लगता है मेरी आत्मा भी बसती है, अभी भी वहाँ पर कनेक्ट है। और बाकी भी जुड़ी हूँ सब देशों। फिर मॉरिशस भी बहुत अच्छा लगा मुझे, वहाँ पर भी हिंदी की भाषा को लेकर बहुत ज्यादा कार्य भी है और विस्तार भी दिखाई देता है। मतलब वहाँ की जो आकाशवाणी है जिसको हम कह सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मॉरिशस, वहाँ पे भी मेरा हिंदी का एक 15-20 मिनट का उमंग ऐसा कुछ कार्यक्रम था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा सा, वहाँ पे हुआ। हाँ, वहाँ पर हुआ था। तो उसमें उनके वहाँ के आकाशवाणी पे भी मेरा प्रोग्राम प्रसारित हुआ है हिंदी भाषा का। श्रीलंका में तो हुआ ही है, उसके साथ वहाँ पे भी हुआ, दोनों जगह में। और सभी जगह का हिंदी भाषा का अनुभव अच्छा रहा मेरा, जितने भी देशों में। भारत एक विश्व पटल पर अपनी एक पहचान, हिंदी की भी एक अंतर्राष्ट्रीय रूस में देख लीजिए, अब अमेरिका में देख लीजिए, अजरबैजान गई थी, वहाँ मिस्र में गई वहाँ, और इसके अलावा मैं बीच में भी वहाँ गई थी फिजी में भी ऐसे ही है। फिजी में भी बहुत अच्छा रामायण के बहुत, उन लोगों को भी सारे श्लोक याद हैं। मॉरिशस में संपुटक बोलते हैं, क्योंकि बिहार के लोग बहुत है मॉरिशस में, गिरमिटिया बोलते हैं जिनको, मतलब भारत के ही लोग थे जिनको कि अंग्रेज लोग लालच देकर वहाँ ले गए थे और उनसे मजदूरी। आज के समय में हालांकि वो सब संपन्न है, सेटल हो गए, तो दूसरी तीसरी पीढ़ी है उनकी वहाँ पर। तो हाँ, बहुत वो लोग भी बहुत जुड़े हुए हैं भारतीय संस्कृति से। अच्छा, तो मैम जैसे बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें रामायण स्कूलों में भी पढ़ाना चाहिए? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब हो सकता है आप पूरी रामायण नहीं जोड़ सके, पर उसके कुछ प्रसंगों को आप ले सकते हैं। पूरी नहीं ले सके, तो मतलब व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। बारहवीं में हिंदी में है, तुलसीदास जी का प्रसंग है,
तो कवितावली से उठाया गया है। अच्छा। तो लक्ष्मण मूर्छा भी है और कवितावली का प्रसंग भी है उसमें, और लक्ष्मण मूर्छा को भी लिया गया है। तो इस तरह के प्रसंग का शिक्षा ही दे प्रदान करते हैं। तो अच्छा है ऐसे प्रसंगों को जोड़ा जाए, रामायण से, रामचरितमानस से, किसी से भी जोड़ा जाए, पर जोड़ा जाए अच्छे, मतलब जो शिक्षा प्रदान करे, जो हाँ। निर्माण कर सके व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वांगीण, मतलब बल्कि मैं तो कहूँगी सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। रामायण के कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ बताना चाहेंगे? भाषा के अतिरिक्त हाँ, मैं एक समाज सेवी भी हूँ, स्वच्छता को लेके भी लोगों को ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ सरदारपुर की, और लायंस क्लब और ऐसे सोशल सामाजिक गतिविधियों में आज भी जारी है। और यही इच्छा है, सबसे पहली इच्छा तो मातृभाषा को लेकर का सारा कार्य करने की है कि आगे मतलब साहित्य जगत से जुड़ी रहूं और मातृभाषा की सेवा कर सकूं। फिर रामायण के ऊपर भी मेरे कई खंड में चाह रही हूँ मैं बहुत सारा कुछ लिखूं, शोध अलग अलग तरह से, अलग अलग देशों में अपने अनुभव भी जोड़ के वैज्ञानिक स्तर पे भी उसका अनुसंधान करके भी लिखती हूँ मैं कई बार। अच्छा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं धार्मिक लोक किंवदंती है या लोक कथा है उसके आधार पे लिख रही हूँ, मतलब मैं अपना अनुभव भी उसमें साझा करती हूँ कि वाकई में ऐसा रहा, क्योंकि अपने अनुभव भी हो जाते हैं वहाँ पर उन चीजों को लेकर, क्योंकि आप तो वो चीज वहाँ पर फील करके आए हैं। जैसे मैं श्रीलंका में रावण फॉल है, मतलब रावण फॉल झरना, या रावण का एक मेडिटेशन सेंटर भी लोग रावण की गुफा कहते हैं, मतलब जो वहाँ पर मेडिटेशन किया करता होगा। या फिर विभीषण का जो मंदिर है उसमें भी रावण का नाम आता है। मतलब कई लोग मानते हैं जैसे ऐसा कुछ नहीं है, फिर मुझे लगता है ऐसा नहीं है, तो फिर ये नाम कहाँ से आ गए, है ना, कैसे जुड़ गए, मतलब अपने आप तो जुड़े नहीं है, क्योंकि झरने का नाम कोई एक दिन में तो बना नहीं होगा। सही बात है। हाँ, वो गुफा का नाम भी एक दिन में निर्माण नहीं हुआ होगा। भारत से पुल है। हाँ, तो मतलब हाँ, सेतु, राम सेतु धनुषकोडी से जो जुड़ा हुआ है, वो भी एक अच्छा अनुभव है। मैं गई हूँ वहाँ पर। अच्छा मैम, आपने जो पीएचडी की है वो किस विषय में की है? पीएचडी मैंने वैसे मैं एक और विषय पे भी कर सकती थी, पर मैंने उस समय लघु कथाओं का बहुत दौर था, और लघु कथा का ऐसा है कि आज के समय में व्यक्ति बहुत व्यस्त है ना, पूरी लंबी कथा पढ़ने का, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसके पास उपन्यास पढ़ना इतना समय कम रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि शौकीन नहीं है, फास्ट मूविंग टाइम है। तो ऐसे समय में क्या होता है, लघु कथाएं बहुत छोटी सी रहती है और घाव गंभीर करती है, मतलब बिल्कुल तीर की तरह आपको बात चुभो देगी। तो इसलिए मैंने लघु कथा का लिया कि कम समय में भी व्यक्ति उसको पढ़ के निकल जाए और उस चीज को स्मरण कर सके। और क्योंकि सामाजिक चेतना या सामाजिक रूप से जागरूकता के लिए छोटी छोटी लघु कथाएं बहुत प्रभाव डालती है ना। बिहारी के दो है ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो उस तरह से लघु कथाओं का भी ये है कि मतलब गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो इसलिए मैंने इस विषय का चयन किया ताकि इस दिशा में मैं आगे और कार्य कर सकूं थोड़ा सा। और लघु कथाएं संक्षिप्त में रहता है, व्यक्ति को पढ़ने का समय रहता है, चलते चलते पढ़ लेगा वो, या 2 मिनट में बैठा पढ़ लेगा, कनेक्ट हो जाएगा और तुरंत उसमें प्रभाव डालेगी वो। सही। और कहीं ना कहीं उसमें कोई चेतना लाने की कोशिश करेगी, एक बदलाव, क्योंकि कब क्या कौन सी घटना से किसी का मन क्या विचार परिवर्तित हो जाए। सही। तो एक प्रयास ये रहता है कि लोग समाज से जुड़े, संस्कृति को जाने, क्योंकि हमारी संस्कृति की एक वैश्विक स्तर पर पहचान है। हमारी संस्कृति आज की युवा पीढ़ी को भी मैं बोलूंगी कि भारतीय संस्कृति को अपनाए रखें, उससे दूर ना हो, उसको जीवन से जोड़े, मातृभाषा को जोड़े, भारतीय संस्कृति को जोड़े, अपनी सभ्यता को जोड़े, अपने संस्कारों को लेके चले। ये बहुत, क्योंकि आप देखो वैश्विक जो हम कुटुंब की भावना बोलते हैं, वासुदेव कुटुंबकम या अतिथि देवो भव, या हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म, ये प्रमुख विचार है, हमारे प्रमुख लोगों के प्रमुख विचार हैं जी, जो हमारे जीवन से भी जुड़े हुए हैं, है ना, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि हम दूसरों के दुख में एकदम लोक कल्याण की भावना हमारे मन में जगती है, हम दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। आप भारतीय को देखना, कोई और कहीं आएंगे तो आपको एकदम किसी की मदद के लिए तत्पर नहीं रहेगा, पर भारतीय किसी को परेशान देखेगा तो तुरंत कोशिश करेगा, जितनी संभव हो सके मदद कर सके। धन्यवाद मैम, आपने अपना हमें अमूल्य समय दिया, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर दिल से ये आवाज गूंजे कि सारे जहां पर भारी हमारे भारत की बेटी। और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो।
तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। ओ, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत